चलो आ जाते हैं आज सेकंड पार्ट, जिसमें आज हमको बातचीत करनी है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और उसके आगे की चीज़ों की। तो डिटर्मिनेंट्स में बातचीत करने के पहले सबसे ज़रूरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई का नोन होना, लॉ ऑफ सप्लाई का मालूम होना। लॉ ऑफ सप्लाई क्या थी? अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेज इट्स सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेज। इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वो अदर थिंग्स क्या हैं, ठीक है, जिनको कांस्टेंट रहना है। अब इससे एक और बात शुरू होती है कि एजम्पशंस टू लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। ध्यान से मेरी बात सुनना, एजम्पशंस टू लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जब लॉ ऑफ सप्लाई की हम बात कर रहे हैं तो हम बातचीत किसकी कर रहे हैं? सिर्फ ओन प्राइस की बात कर रहे हैं, बाकी फैक्टर्स की नहीं बात कर रहे हैं। बोर्ड पे यहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, यानी कि सिर्फ ओरिजिनल प्राइस को छोड़ के, पीएक्स को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स को क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है। यही एजम्पशंस हैं, यानी कि पीआर, पीएफ, एसटी, जीपी, जी, ईएक्स और एन, ये सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन पीआर, देयर इज नो चेंज इन पीएफ, देयर इज नो चेंज इन एसटी, देयर इज नो चेंज इन जीपी, देयर इज नो चेंज इन जी, देयर इज नो चेंज इन ईएक्स एंड देयर इज नो चेंज इन एन। या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स अनचेंजेबल, गोल ऑफ फर्म रिमेन्स कांस्टेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ फर्म्स एंड रिमेन्स कांस्टेंट। ये एजम्पशंस में आ जाएंगे, जो हम बेसिकली अभी इसको मैं अभी फिलहाल अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ। अब पहले हम बातचीत कर लें आज का हमारा टॉपिक जो बोर्ड पे है, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई या सप्लाई फंक्शन, जिस पे हम कल जहाँ पे हम बातचीत खत्म किए थे। सप्लाई के डिटर्मिनेंट क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे सप्लाई डिसाइड होती है, डिटर्मिन की जाती है किसी भी पर्टिकुलर एक कमोडिटी की। सबसे पहला है सर पीएक्स। पीएक्स मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स या ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की खुद की कीमत। अब अगर ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होगी तो उसकी सप्लाई क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी। और अगर ओन प्राइस डिक्रीज होगी तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अच्छा, एक और बात, कोई भी डिटर्मिनेंट लिखते समय किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सप्लेनेशन आ जाए लिखने के लिए, कोई भी डिटर्मिनेंट लिखो, कोई भी वॉटेवर, पीएक्स, पीआर, पीएफ, एसटी, वॉटेवर, जी, ईएक्स, जो भी लिखना हो, ये फ्रेज सबके आगे चिपकाओ, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जब अगर आप जी की बात कर रहे हो तो आप सिर्फ जी की ही बात कर रहे हो, बाकियों को क्या रहना है? कांस्टेंट। अगर आप एसटी की बात कर रहे हो तो सिर्फ आप एसटी की ही बात कर रहे हो, एसटी में आने वाले चेंजेस की बात कर रहे हो, बाकियों को क्या रहना है? कांस्टेंट। ठीक लॉ ऑफ डिमांड वाला खेल है, ठीक। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कितने तरह के होते हैं? दो, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। हम सिर्फ यहाँ पे क्या काउंट करते हैं? सब्सटीट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं यहाँ काउंट होता है। डिमांड में दोनों काउंट हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ सब्सटीट्यूट काउंट होगा। सर कॉम्प्लीमेंट्री क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए अलग पॉइंट है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से ही तो वो गुड पूरी तरह से बनेगा, ठीक है। तो उसको हम काउंट कर लेते हैं किसमें? प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमको किस गुड्स की बात करनी है? हमको बात करनी है सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड्स की। ये सही है ना स्पेलिंग? हमको बात करनी है सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड्स की। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम मान लो ले लेते हैं टी और कॉफ़ी, ठीक है। टी को हम कौन सा गुड्स मान लें? टी को हम अपना मान लेते हैं मेन गुड, या चलो टी को ही सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं। चलो भाई खुश हो जाओ, लो टी को हमने ले लिया सब्स्टिट्यूट गुड्स और यहाँ पे कॉफ़ी को हमने ले लिया मेन गुड्स, ठीक। अब जब टी के प्राइजेस बढ़ेंगे, व्हेन प्राइजेस ऑफ टी इंक्रीजेज, तो सप्लाई ऑफ कॉफ़ी क्या होगी? घट जाएगी। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेज, ठीक है। सप्लाई फॉर द मेन गुड, सप्लाई फॉर टी की बात नहीं हो रही है, टी की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की प्राइस तो अनचेंज रहेगा ही ना, कॉफ़ी की प्राइस तो नहीं हुई, क्योंकि कॉफ़ी हमारा मेन गुड्स है। ये मेन गुड्स ये है पीएक्स वाला, कॉफ़ी हमारा मेन है। टी की प्राइस हाई हुई तो कॉफ़ी की सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? कॉफ़ी का प्रोड्यूसर अब अपनी पुरानी ही कीमत पे उतना सप्लाई करना चाहेगा क्या?
उसकी भी तो अब इच्छा होगी ना कि ज़्यादा कीमत मिलेगी, हम तभी ज़्यादा सप्लाई करेंगे। तो जब सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइजेज हाई होती हैं तो मेन गुड्स की सप्लाई क्या हो जाती है, लो। और जब सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइजेज लो होती हैं तो मेन गुड्स की सप्लाई क्या हो जाती है, हाई। रिलेशन क्या है भैया, नेगेटिव है। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो गुड्स आप बना रहे हैं उस गुड्स को बनाने की अगर कॉस्ट ज़्यादा लगे, ठीक, तो आप उसकी सप्लाई ज़्यादा कभी नहीं करोगे क्योंकि वो महंगा पड़ रहा है ना आपको बनाने में ही, ठीक है। और अगर उसको बनाने में आपका पैसा कम लगे तो आप ज़्यादा सप्लाई करोगे, ठीक। जैसे मान लो कि इस चीज़ को 10 रुपये में बेचना है, अब इसको बनाने में 8 रुपये लगेंगे, ठीक है, फेज़ 1, और इसको बनाने में अगर 6 रुपये लगेंगे तो तुम किस अमाउंट पे बेचना चाहोगे, 8 वाले पे बेचना चाहोगे कि 6 वाले पे, 6 वाले पे बेचना चाहोगे। इसकी मार्केट प्राइस है 10 रुपये, ठीक है, तुम मार्केट प्राइस इसकी 10 रुपये है, 2 फेजेज़ हैं, एक बार इसको बनाने में 8 रुपये लग रहा है, इसको बनाने में 8 रुपये लग रहा है, बिक तो ये 10 में रहा है, बनाने में इसको 8 रुपये लग रहा है, ठीक है। और फेज़ 2 मैं कह रहा हूँ कि इसको बनाने में 6 रुपये लग रहा है, तो तुम कौन से वाले पे बना के बेचना चाहोगे, 8 वाले पे ज़्यादा बेचना चाहोगे कि 6 वाले पे? क्योंकि अगर आप 8 वाले बेचेंगे तो 2 रुपये का प्रॉफिट, और 6 वाले पे बेचेंगे तो बीइंग एज अ प्रोड्यूसर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। यानी कि जब आपके प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगते हैं तो सप्लाई क्या हो जाती है, कम, और जब ये मिनिमम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो आपकी सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसा रिलेशन है भैया, नेगेटिव है। ST स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जब आपकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस्ड है या इम्प्रूव्ड है तो आपकी सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। आप जो करंट आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आप उस एडवांस टेक्नोलॉजी पे चल रहे हो, सप्लाई उसकी क्या होगी, मार्केट में ज़्यादा होगी। और अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, इसको एडवांस्ड की जगह अपडेटेड लिख लेना, मुझे लगता है ये ज़्यादा सही वर्ड रहेगा, एडवांस्ड की जगह इसको अपडेटेड लिख लेना। अगर आप अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो आपकी सप्लाई हमेशा ज़्यादा होगी, और अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो आपकी सप्लाई हमेशा क्या होगी, कम होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टू द प्रोड्यूसर, बीइंग एज अ प्रोड्यूसर अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके फेवर में है, आपके फेवरेबल है, तो आपकी सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। और बीइंग एज अ प्रोड्यूसर अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपके लिए अनफेवरेबल हैं, टैक्स का रेट बहुत हाई है, तो तुम क्यों बहुत ज़्यादा बेचना चाहोगे, करना चाहोगे क्या। गोल ऑफ द फर्म, एक फर्म के 2 गोल हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा आपका हो सकता है सेल मैक्सिमाइजेशन। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका जो है वो गोल है तो आप ज़्यादा कभी नहीं बेचना चाहोगे, ठीक है, क्योंकि आप कम यूनिट बेच के ही चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए। ऐसे केस में सप्लाई आपकी ज़्यादा नहीं होती है। मगर अगर तुम्हारा जो टारगेट है मार्केट में वो ये है कि मेरी सेल बहुत ज़्यादा हो, सारे लोगों के हाथ में मेरा ही प्रोडक्ट रहे, ठीक, तो जाहिर सी बात है अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपकी सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, यानी कि आपकी सप्लाई हाइयर होगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेज, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो आज आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी हम तब ज़्यादा सप्लाई कर लेंगे ना, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई तो यही कहता है। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस गिरने वाली हैं तो आज आप अपनी सप्लाई क्या करोगे, बढ़ा दोगे। क्यों, क्योंकि आज ज़्यादा कीमत है, ज़्यादा ज़्यादा बेच लो। ये कौन सा रिलेशन है भैया, निगेटिव है। एक और चीज़ छूट गई ना, एन छूटा हुआ है ना, एन देखो फ्रेम में जगह है, एन मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एन मतलब होता है नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। अगर किसी इकोनॉमी में नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं तो उस इकोनॉमी में सप्लाई क्या होगी, उस पर्टिकुलर गुड्स की ज़्यादा होगी। भाई ज़्यादा प्रोड्यूसर तो ज़्यादा सामान बनेगा तो ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा सप्लाई होगी।
और अगर प्रोड्यूसर्स नंबर ऑफ फर्म्स कम हैं तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। तो भैया ये हैं तुम्हारे डिटर्मिनेंट, हम लोग कल इस पे बातचीत किए थे, बस आज हमने इसका रिलेशन देखा है। और कोई भी डिटर्मिनेंट जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये फ्रेज कॉमनली सब में लगाएंगे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जैसे इधर देख लो एक मिनट, अगर आप स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की सिर्फ बात करते हैं तो बाकी फैक्टर्स को क्या रखना है, कांस्टेंट रखते हुए ना आप स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करोगे। अब इमेजिन करो कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भले से आप आउटडेटेड यूज़ कर रहे हो, मगर अगर फैक्टर्स भी सस्ते पड़ रहे हैं तब तो फिर आपने लॉ नहीं फॉलो किया ना, क्योंकि लॉ में सिर्फ आपको एक ही चीज़ लेके चलने को कहा है और वो पीएक्स को कहा है, और आप दो फैक्टर वेरिएबल कर रहे हो, आप एसटी को भी वेरिएबल कर रहे हो और आप पीएफ को भी कर रहे हो। आप एक ही फैक्टर वेरिएबल करिए ना, आपको बाकी फैक्टर्स को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो ये माजरा समझ में आ गया। और जो एजम्पशन बनने हैं यहीं पे सुन लो, एजम्पशंस टू लॉ ऑफ सप्लाई जो बननी है वो यहीं पे बननी है। पीएक्स को छोड़ के, ये पीएक्स को छोड़ के ये पीआर से लेके और जितने भी हैं इनमें कोई चेंज नहीं आना है, दे आर नॉट चेंजेबल। और यही बस तुमको एजम्पशन में लिख देना है। अगर तुमसे पूछ दे कि एजम्पशंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, तो डिटर्मिनेंट याद रखो और फिर लिख दो। ठीक है, पीआर रिमेंस कांस्टेंट, पीएफ रिमेंस कांस्टेंट, एसटी रिमेंस, बस इसका फुल नेम लिख के, जीपी रिमेंस कांस्टेंट, जी रिमेंस कांस्टेंट, ईएक्स रिमेंस कांस्टेंट, एन रिमेंस कांस्टेंट, एजम्पशन खत्म। ठीक, एजम्पशन, लॉ ऑफ सप्लाई का एजम्पशन क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जब प्राइस बढ़े सप्लाई बढ़ेगी, जब प्राइस घटे सप्लाई घटेगी। ठीक है, जब प्राइस की बात हो रही है, बाकियों की बात हो रही है क्या, बाकियों की बात नहीं हो रही है ना, यानी कि बाकियों को क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। बात क्लियर, एजम्पशन भी खत्म होगा, इसी के साथ निपटा लो इसको, आगे बढ़ेंगे फिर। चलो भैया, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, अगला पॉइंट। एक्सेप्शंस मतलब क्या होते हैं, एक्सेप्शंस का मतलब है वेयर लॉ ऑफ सप्लाई फेल्स, जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, फेल कर जाएगी। फेल मतलब लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो रही है सर, और कुछ नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या था, अब आपको लॉ ऑफ सप्लाई एकदम दिमाग में होनी चाहिए। व्हेन प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज, सीधी बात है। लॉ ऑफ सप्लाई फेल कर जा रही है, यानी कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी या प्राइस के घटने से सप्लाई नहीं घट पाएगी, दोनों में से कोई भी एक चीज हो तो लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो गई। ये है एक्सेप्शंस। अब कहाँ ये एक्सेप्शंस आपके वैलिड हैं। सबसे पहला है आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट में। एग्रीकल्चरल गुड्स में क्यों फेल हो जाते हैं, उसकी वजह यह है कि जब एग्रीकल्चरल आउटपुट आता है तो वो मान लो कि जैसे अभी धान का सीज़न ख़त्म हुआ है, धान सबके यहाँ कट के आया है, पैडी, ठीक है, तो चावल उससे बनेगा चावल। धान का सीज़न ख़त्म होके आया है, सबके यहाँ धान आ चुका है, जितने भी खेतिहर लोग हैं जिनके यहाँ आ चुका है। ठीक, तो इकोनॉमी में सप्लाई तो बहुत बढ़ गई, मगर जब कोई भी कमोडिटी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा एक साथ सबके पास पूरी इकोनॉमी में आ गई ना, तो आप ये बताइए कि आप चावल जिस रेट पे बेचना चाहेंगे बेच लेंगे क्या। बीइंग एज अ प्रोड्यूसर आप सप्लाई ज़्यादा कब करते हैं, जब प्राइसेस हाई होती हैं। मगर एग्रीकल्चरल गुड्स के साथ ये होता है कि जब पूरी इकोनॉमी एज होल में सबके पास सेम प्रोडक्ट आ गया तो उस समय उसकी प्राइसेस बहुत कम हो जाती हैं। अब ये चावल 2 साल बाद बेचोगे, अगर चावल उसको धान से चावल कन्वर्ट करा ले रहे हो, उसको 2 साल बाद बेच रहे हो, तो हम लोग कहते हैं ये पुराना चावल है। तो पुराने चावल का रेट जो होता है वो नए चावल के रेट से महंगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक्स क्वालिटी का चावल आप खा रहे हैं, तो जिसका आज का मार्केट रेट 40 रुपीज़ है, ठीक है, जो अभी नया चावल है, 2 साल पुराना जब ये हो जाएगा, 3 साल पुराना हो जाएगा, तो जितना चावल पुराना होता है उतना उसका कीमत उसकी बढ़ जाती है। ऐसा होता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है ना, इसलिए। ठीक, तो ऐसे केस में एग्रीकल्चरल आउटपुट के केस में लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जब गेहूं का सीज़न आता है, जब अप्रैल में, तब गेहूं कट के आता है, ठीक है, तो उस समय पूरे मार्केट एज होल में सबके पास गेहूं है ना, ऐसा नहीं सिर्फ है ना कि सिर्फ मेरे ही खेतों में गेहूं हुआ है, सबके यहाँ हुआ है, सबके यहाँ हुआ है। तो मैं अगर बेचना चाह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो बीइंग एज अ फार्मर, ठीक, मैं क्या चाहूँगा कि जल्दी जल्दी बेचूँ, इससे पैसा आए और फिर मैं जो भी मेरे पुराने डेप्ट हैं वो मैं चुकाऊँ और अपनी आगे की ज़िंदगी जीऊँ, क्योंकि फार्मर इतना अमीर नहीं है। ठीक, तो ऐसे दशा में, ठीक है, अब मैं कहूँगा कि यार मेरे पास, मैं बीइंग एज अ प्रोड्यूसर मैं क्या चाहूँगा कि मेरे पास आउटपुट बहुत पड़ा हुआ है, तो मैं इसको महंगे से महंगे रेट पे बेचूँ। मगर मैं महंगे रेट पे बेचने जा रहा हूँ तो मेरा खरीदेगा कौन, क्यों? क्योंकि पूरे इकोनॉमी एज होल का जो मार्केट रेट है वो 3 महीने पहले, इस महीने में अगर आप गेहूँ खरीदने जाएंगे इस समय पे ठंडी में, तो गेहूँ महंगा बिकेगा। गेहूँ जब कट के आया होगा तो
आज के रेट और उस समय के रेट में रुपीज़ मतलब 5 to 6 पर केजी का अंतर रहता है, 5 to 6 रुपीज़ पर केजी का। आज अगर 20 रुपीज़ पर केजी गेहूँ बिक रहा है तो मार्च अप्रैल में वो 15 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इकोनॉमी से धीरे धीरे गेहूँ सब लोग खा रहे हैं, ठीक है, ख़त्म होता जा रहा है। फिर जब क्राइसिस आना शुरू हो गया, गेहूँ सबके यहाँ ख़त्म होने वाला है ना, अब सबके यहाँ सिर्फ, मेरे भी घर में सिर्फ उतना ही स्टॉक पड़ा हुआ है जिससे हमारा सिर्फ परिवार चलेगा, हम लोग बेच नहीं पाएंगे। हमने अपने ज़रूरत भर का स्टॉक रख लिया है और बाकी हमने बेच दिया है। अब कोई ख़रीदने आएगा, ठीक है, और वो इंडीड नीड में है तो हम उसको हाईयर प्राइस से बेचेंगे। तो एग्रीकल्चरल गुड्स के टाइम क्या होता है, और अगर हमने सिर्फ अपने ही घर के खाने बराबर स्टॉक रखा है तो आपको कितनी भी इंडीड नीड हो हम आपको बेचेंगे ही नहीं, है। तो एग्रीकल्चरल आउटपुट जब इकोनॉमी एज होल में पूरे इकट्ठा होते हैं तो उस केस में क्या खेल बनता है, हाइयर द प्राइस हाइयर द सप्लाई वाला रूल नहीं चलता है, क्योंकि सप्लाई तो ऑलरेडी बहुत हाई है मगर उसकी कीमतें हाई नहीं मिलती हैं। दूसरा, पेरिसेबल आइटम्स। पेरिसेबल मतलब क्या होता है, जो बहुत जल्दी खराब और ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जो अरे मतलब इसका मतलब समझो डेली यूज़ के प्रोडक्ट, ठीक है। सुबह न्यूज़पेपर खरीदोगे तो 7 रुपये का, 5-6-7 रुपये का है, 5 रुपये है, ठीक है, 5 रुपये का, और अगले दिन आज के डेट का पेपर खरीदोगे तो रद्दी के भाव 10 रुपये किलो, ठीक है। अंतर है ना। सुबह में आप उसको किलो से नहीं खरीदते हैं, सुबह में पर यूनिट से खरीदते हैं। मिल्क सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मिल्क आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं ना, अगर आप पैकेट वाला भी मिल्क लेते हैं तो उसमें भी एक्सपायरी होती है कि वो 24 आवर 48 आवर्स तक कंज्यूमेबल है, 72 आवर्स तक कंज्यूमेबल है, उसके बाद आप नहीं, क्योंकि वो फिर जम जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो पेरिसेबल आइटम्स हैं उसमें सप्लाई का रूल नहीं चल सकता, ठीक है। जैसे हरी सब्जियां मंडी में आप अगर लेने जा रहे हैं तो सुबह उसका रेट हाई होगा, मगर हरी सब्जियां शाम रात होते होते तक अगर आप मंडी में पहुंचेंगे तो ऑलरेडी उस दुकानदार के पास बहुत ख़राब मात्रा में बची हुई होंगी, बहुत कम मात्रा में बची हुई होंगी, और जो बची वाली भी होंगी वो ख़राब होंगी क्योंकि वो अब हरी सब्जियां गलना शुरू हो गई होंगी। पालक होती है ना, पालक की पत्तियाँ, सुबह उसका रेट अलग होगा और शाम को वही दुकानदार, ठीक है, सुबह अगर कह रहा है कि 40 रुपये किलो, शाम को 40 रुपये में तुमको 5 किलो देके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आज वो 40 रुपये में 5 किलो तुमको नहीं दिया तो कल सुबह तक वो पालक खराब हो चुकी रहेगी, वो 1 रुपया उससे नहीं कमा सकता है, ठीक है। तो बीइंग एज अ प्रोड्यूसर आप अगर ऐसा गुड्स बेच रहे हैं जो पेरिसेबल इन नेचर का है तो वहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाएगा। आप हमेशा वही गुड्स होल्ड करके रख सकते हैं जिसकी ड्यूरेबिलिटी हो, ठीक। रेयर आर्टिकल मतलब कुछ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज़ें, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी की लाठी या उनकी भगत सिंह की पिस्टल रही हो, भगत सिंह के पास पिस्टल थी ना, हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास थी, हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास थी, ठीक है, या टीपू सुल्तान की तलवार, ठीक, ये वो रेयर आर्टिकल्स हैं, या महाराणा प्रताप का भाला, ये रेयर आर्टिकल है। अब मान लो कि तुमने खरीद लिया तो इसके ऑक्शन लगते हैं, बोली लगती है, इसमें ये खेल थोड़ी चलेगा कि हाइयर द प्राइस हाइयर द सप्लाई, तुम खरीदो फिर हम भी खरीदेंगे, फिर एक ही भाला है भाई, कितने लोग खरीदेंगे, हाइएस्ट द प्राइस तब बिकेगा वो, है। अब ऐसा थोड़ी कि प्राइस लो रहेगा तो नहीं तो भाला का टुकड़ा काट के आपको पकड़ा देंगे, ये लो, ये तुम रख लो, ऐसा नहीं होता है। तो जो रेयर आर्टिकल हैं जैसे मोनालिसा की पेंटिंग, इस तरह की चीज़ें, और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़, ऐसी इकोनॉमीज़ जो अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है, वहाँ पे वो इकोनॉमी अगर प्रोड्यूस कर रही हैं कोई भी गुड्स तो वो लॉ ऑफ सप्लाई के चक्कर में नहीं पड़ेंगी क्योंकि वो डेवलप नहीं हुई हैं। तो उनका प्राइमरी मोटिव क्या है कि हम बीइंग एज अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करें, पैसा आए ताकि हम धीरे धीरे डेवलप हों। आप बैकवर्ड अगर इलाके में हैं तो वहाँ पे आपको आपके आउटपुट की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, और अगर आप पॉश इलाके में हैं तो वही चीज़ वहाँ पे महंगी हो जाएगी। बैकवर्ड इलाके में हो तो तुम बिस्कुट खाओगे, मिडिल इलाके में हो तो तुम बिस्किट खाओगे, और अमीर जगह पे हो, पॉश इलाके में हो तो तुम उसको कुकीज़ बोलोगे, ये है ना। तो ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के केस में ये चलता है। तो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, ये वो 4 चीज़ें हैं जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है, हमारी फेल हो जाती है। देखो भैया, अगला टॉपिक डिमांड पढ़े थे, डिमांड में भी ये था मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड चेंज इन डिमांड, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई, ठीक। तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जब सप्लाई कर्व मूव कर रहा हो, ठीक है, और चेंज शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी सप्लाई कर्व ही वन प्लेस टू अनदर चला जाए।
मूवमेंट और शिफ्टिंग का सबसे बड़ा अंतर है कि मूवमेंट में वो प्लेस नहीं छोड़ता है, वो सेम प्लेस पे रहता है बस, ठीक है, वो अपने ही प्लेस पे, अपने ही एक्सिस पे मूव कर रहा होता है। और चेंज में क्या है कि अपना जो सप्लाई कर्व है वो अपना ओरिजिन छोड़ के दूसरी जगह चला जाए, आगे या पीछे चला जाए, ठीक है। अब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड पे अभी हमें बात करनी है। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आपकी होती है दो तरह की, ठीक है। एक आपका है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, याद है ना, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड पढ़ा था। तो एक होगा एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और दूसरा होगा हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड था वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगा। अब एक जरूरी बात, एकदम जरूरी वैधानिक चेतावनी, संवैधानिक चेतावनी, वैधानिक से भी ज़्यादा संविधान में लिखी हुई चेतावनी है ये, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई अगर तुम लिखना भूल गए, ठीक, और तुमने इसको लिख दिया है चेंज, ठीक है, तो तुम इसको एक और वर्ड लिख सकते हो, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को एक और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो तुम चेंज, चेंज नहीं, मतलब इसको अगर तुमने इंक्रीज डिक्रीज लिख दिया है, सॉरी, अगर तुमने इसको इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड लिख दिया एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को, तो गलत हो गया, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ यूज होता है, शिफ्टिंग में यूज होता है। मगर अब तुमसे गलती हो गई, तुमने इंक्रीज या डिक्रीज लिख दिया है यहाँ पे, तो उस गलती को सुधारना कैसे है। अगर तुमने एक्सपेंशन को इंक्रीज लिख दिया है या कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज लिख दिया है, तो फिर इसको लिखो इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और अगर डिक्रीज लिख दिया है तो फिर इसको लिखो डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। खाली अगर सप्लाई लिख दिए, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई मूवमेंट में, तो खेल खत्म हो जाएगा। आपको क्वांटिटी सप्लाइड वर्ड यूज करना पड़ेगा, तब जाके इंक्रीज और डिक्रीज तुम्हारा वैलिड माना जाएगा। अच्छा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों होता किस वजह से? दोनों ही सिर्फ एक ही वजह से होता है, और वो वजह क्या है? ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अपने खुद की प्राइजेस की वजह से, यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग क्या होगा? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट लगेगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और सिर्फ अपनी प्राइजेस की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो उसको एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब सप्लाई एक्सपेंड कब होती है, इंक्रीज कब होती है? भाई ओन प्राइस ही तुमको याद रखना है, बाकी फैक्टर्स की इसमें बात ही नहीं है। सप्लाई, अच्छा सिर्फ प्राइस की वजह से सप्लाई कब बढ़ेगी? सप्लाई बढ़ेगी कब? सिर्फ प्राइस की वजह से। मैं एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि सिर्फ प्राइस की वजह से ये पूरा फिनोमिना होना है, ठीक है। प्राइस की वजह से, सिर्फ प्राइस की वजह से सप्लाई कब बढ़ेगी? व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। जब प्राइस बढ़ेगी तभी तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई घटेगी कब? व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस। जब प्राइस कम होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी भैया? कम हो जाएगी। सिर्फ, और ये हो, दोनों ही चीजें हो किसकी वजह से रही हैं? देख लो, ओन प्राइस की वजह से हो रही है ना, यानी कि ओन प्राइस की वजह से होने की वजह से इसमें अदर थिंग्स क्या हैं? अदर थिंग्स क्या है इसमें? रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि जो बाकी फैक्टर्स तुमने पढ़े थे वो क्या है तुम्हारे यहाँ पे? कांस्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ करने जा रहा हूँ। देखो बोर्ड पे, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस क्वांटिटी, प्राइस। क्लियर है मामला? सप्लाई कर्व देखिए सर बोर्ड पे, ये है आपका सप्लाई कर्व एसएस, ठीक। अगर इनिशियल प्राइस तुम्हारी पी रहे तो तुम्हारी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी? क्यू होगी। बोर्ड पे देखो भैया, इनिशियल प्राइस पी रहे तो क्वांटिटी क्या होगी? क्यू होगी। अब अगर प्राइस बढ़ जाए,
प्राइस बढ़ के कहाँ जाएगी, पी से P1 आ जाएगी। तो प्राइस अगर बढ़ जाए तो आपकी जो न्यू सप्लाई है वो कहाँ चली जाएगी, Q1 चली जाएगी। यानी कि आपका, अच्छा एक और चीज़ है ना, कल तुमने पढ़ा था सप्लाई कर्व का फीचर, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड टू राइट, सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि सप्लाई कर्व शुरू कहाँ से होगा, यहाँ शुरू होगा नीचे से। तो इनिशियल लेवल पे सप्लाई कर्व कहाँ से कहाँ तक था, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक था है, और प्राइस बढ़ने से अब सप्लाई कर्व कहाँ तक चला गया, यहाँ तक आ गया। यानी कि अगर इसको S बोलो, इसको S1 कर लो मान लो, तो पहले सप्लाई कर्व क्या था, SA तक था P प्राइस पे, ठीक है। P प्राइस पे सप्लाई कर्व कहाँ तक था, SA तक था। सप्लाई कर्व कहाँ चला गया, SA से SB चला गया। जब प्राइस तुम्हारी क्या हो गई, P1 हो गई, न्यू प्राइस तुम्हारी जब P1 हो गई। अब न्यू प्राइस जो P1 हुई है वो बढ़ी है कि घटी है, बढ़ी है। तो प्राइस के बढ़ने से आपका सप्लाई कर्व SA से एक्सटेंड होके, देखो एरो मैंने बना दिया है, एक्सटेंड होके कहाँ तक चला गया, SB तक चला गया। इज दैट क्लियर। ये फिगर बनाओ, फिर जस्ट तुरंत मैं बताऊंगा कॉन्ट्रैक्शन का। आगे की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। एक्सटेंशन का ये डायग्राम है, ये है कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। एक डायग्राम मैं पहले से बना दिया हूँ जिसपे आप मुझको एक्सप्लेन करने में ईज हो थोड़ा। इनिशियल प्राइस तुम्हारी P है, इनिशियल क्वांटिटी Q है, बोर्ड पे देखत रहो। इनिशियल प्राइस P, इनिशियल क्वांटिटी Q, और आपकी सप्लाई होती है S से लेके इस पॉइंट तक, SA तक, ठीक है। आपकी प्राइस क्या हो गई, घट गई। कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस घटती है ना, लिखे हो ना, घट गई। प्राइस घट के आ गई तुम्हारी P1, तो तुम्हारी क्वांटिटी सप्लाइड घट के क्या हो गई, Q1, या इसको प्राइस को P1 मत करो, P2 कर लो। प्राइस घट के आ गई P2, तो इन क्वांटिटी हो गई Q2, ठीक। तो प्राइस के घटने की वजह से आपका जो नया सप्लाई है, जो पहले SA इतनी बड़ी थी, अब वो घट के क्या हो गई, छोटी सी हो गई, SB पे आ गई। देख लो, इतना बड़ा कर्व अब घट के छोटा SB हो गया। ये क्या है, कर्व घट गया ना, कॉन्ट्रैक्टर क्या छोटा हो गया। और इसमें कर्व क्या था, SA था, बढ़ के SB हो गया, ठीक है। तो AB को भी हम चेंज कर लेते हैं, B हम ऊपर ही रखते हैं, SB था, SA हो गया। यानी कि P प्राइस पे आपका कर्व क्या था, SA था, ठीक है। जब प्राइस तुम्हारी P2 हुई, P2 तुम्हारी क्या है, न्यू प्राइस है, वो घटी हुई प्राइस है, तो तुम्हारा कर्व क्या हो गया, P प्राइस पे SB था ना, P प्राइस पे SB था, हाँ, तो P2 पे क्या हो गया, SA हो गया, SA हो गया, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, Q से घट के कहाँ चली आई, Q2 पे चली आई। Q से डिक्रीज करके Q2 चली आई। एरो बना दिया हूँ, ठीक। सेम यही चीज़ यहाँ भी चाहो तो तुम लिख सकते हो कि तुम्हारी जो क्वांटिटी है वो Q से बढ़ के कहाँ चली गई थी, Q1 चली गई थी, हाँ, Q से Q1 गई थी ना बढ़ के, और यहाँ पे Q से Q2 चली आई। क्लियर हो गया मामला। तो भैया मूवमेंट जो है वो हमारा, हम ख़त्म कर रहे हैं, मूवमेंट हमारा ख़त्म हो गया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे शिफ्टिंग के रीजंस क्या होते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ उसके वेरियस डायग्राम्स देखेंगे, और फिर हम बहुत ही जल्दी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे भी आएंगे। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी, सेम उसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी, जिसके हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है, उसकी डिग्रीज देखेंगे, और उसके कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको इतना नोट कर लो, आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। चलो आ जाते हैं भैया नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थियोरी ऑफ सप्लाई। और आज की जो हमारी बातचीत होने वाली है वो किस चीज़ पे होने वाली है, कल जो लास्ट हमारी बातचीत ख़त्म हुई है वो ख़त्म हुई है आपकी मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, जो कि पूरी तरह से किसकी वजह से होती है, ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी ओनली, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। आज की जो बात है शिफ्ट इन सप्लाई, तो सप्लाई का कर्व जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, शिफ्ट कर जाएगा। और कल और आज की बस बातचीत का एक अंतर सुन लो, कल ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी वेरिएबल था, इसलिए सप्लाई का कर्व एक्सटेंड हो रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, या तो बढ़ रहा था, या तो फैल रहा था, या तो सिकुड़ रहा था, ठीक है। आज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी ही कांस्टेंट रहेगी, बाकी फैक्टर्स जो पढ़े हैं डिटर्मिनेंट में वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तो बोर्ड पे यहाँ देखो लिखा हुआ है
shift in supply is of two types. The very first one is increase in supply and the very second one is decrease in supply. या तो सप्लाई कर्व इंक्रीज करेगा या तो सप्लाई कर्व में डिक्रीज होगा. इंक्रीज इन सप्लाई को आप लिखते हैं शिफ्ट राइटवर्ड. सप्लाई कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है. और जब डिक्रीज इन सप्लाई होती है तो सप्लाई कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है. यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया है. ठीक है, ये इंक्रीज या डिक्रीज किस वजह से होता है? दोनों ही होते हैं ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अदर देन यानी कि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से सप्लाई कर्व जो होता है आपका वो क्या होता है? ठीक है, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा. इसका एक और मतलब अगर समझना है तो ये समझो कि पी एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ के बाकी फैक्टर्स की वजह से ये चीज़ हो रही है ना. यानी कि जो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वहाँ इसको क्या रखना है आपको सर? कांस्टेंट रखना है. क्लियर? अब ये आपका ओरिजिन एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई पे आप प्राइस ही दिखाने वाले हो. वाई पे चेंज नहीं आने वाला है. ठीक, ये आपकी इनिशियल सप्लाई है. इनिशियल सप्लाई कर्व है एस एस. ये आपका इनिशियल प्राइस जो है वो पी है. इसको आप प्राइस को कांस्टेंट रहना है, प्राइस नहीं बदलने वाला है तो प्राइस को आप कांस्टेंट कर दो ऐसे. क्लियर? अब इंक्रीज होगा किसी भी वजह से तो सप्लाई कर्व आपका एसएस से कहाँ चला जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. यानी कि वो हो जाना है S1 पे आ जाना है. ये राइटवर्ड शिफ्टिंग है. प्राइस में कोई चेंज नहीं आया ना, मगर आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो देखो Q से कहाँ चली आई? Q1 पर चली आई, इतना आगे चली गई. आपका कर्व जो है वो ओरिजिनल कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, इसलिए आपकी क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ गई. क्वांटिटी कब बढ़ती है? जब प्राइस बढ़े, मगर यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है फिर भी क्वांटिटी बढ़ गई. इसका मतलब प्राइस को छोड़ के दूसरे फैक्टर्स की वजह से सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है. और ठीक उसी तरह प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा मगर सप्लाई आपकी क्या हो सकती है सर? घट सकती है और वो S2 पे जा सकती है. यानी कि वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकती है. ये देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ ना ओरिजिनल से. अगर ओरिजिनल आपका एसएस है तो ये आप राइट की तरफ आए, राइटवर्ड शिफ्टिंग, लेफ्ट की तरफ गए, ऊपर चले गए, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग. तो आप इनिशियल से आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या हो गई? Q2 हो गई. यहाँ से आप यहाँ तक आ गए हैं. अगर इसको आप ओरिजिनल इनिशियल वाले को A मानो, ठीक, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड AQ से जब बढ़ी है तो वो BQ हो गई है, या घटने पे वो क्या हो गई है? CQ2 हो गई है. या तो BQ1 हो गई है या तो CQ2 हो जाएगी. ठीक है, इसके लिए फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं? प्राइस तो देखो हर हालत में कांस्टेंट है, प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं है. तो प्राइस को छोड़ के और कितने फैक्टर्स हैं? एक एक फैक्टर्स बताओ. प्राइस को छोड़ के कितने हैं? उन फैक्टर्स के नाम. PR है एक, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और PF प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कॉस्ट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गोल ऑफ द फर्म, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, नंबर ऑफ फर्म्स. यानी कि जब इन फैक्टर्स में चेंज आएगा, कल ये फैक्टर्स मूवमेंट में ये फैक्टर्स कांस्टेंट रह रहे थे, सिर्फ प्राइस बदल रहा था. यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा और इन फैक्टर्स में चेंज आएगा तो या तो सप्लाई बढ़ेगी, इंक्रीज राइटवर्ड होगी, शिफ्ट राइटवर्ड होगी, इंक्रीज होगा, और या तो डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो वो शिफ्ट लेफ्टवर्ड हो जाएगी. यानी कि जब इंक्रीज होगा, राइटवर्ड आएगी, तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगी? बोर्ड पे देख के बताओ. एसएस से कहाँ चली जाएगी? एस सप्लाई का नाम है ना, एसएस, उससे कहाँ चली गई? S1. और जब शिफ्ट लेफ्टवर्ड होगा तो सप्लाई कर्व कहाँ चली आएगी? एसएस से S2 पे. और वो फैक्टर्स, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या होंगे? ये जो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या होने वाले हैं? वो ये होने वाले हैं. यानी कि PR के बढ़ने या घटने की वजह से सप्लाई का बढ़ या घट जाना, PF के बढ़ने या घटने की वजह से सप्लाई का बढ़ या घट जाना, ST के चेंज आने की वजह से सप्लाई का बढ़ या घट जाना, जिसमें हर केस में जो कांस्टेंट है वो क्या है? ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. देख लो प्राइस कांस्टेंट है ना, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस के हमने कांस्टेंट खींच ली है. ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल अनफेवरेबल होने की वजह से आपका सप्लाई का बढ़ जाना या घट जाना, गोल ऑफ द फर्म चेंज हो जाने से, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से अगर हम सेल मैक्सिमाइजेशन पे आ गए तो हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी या घट जाएगी. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमारी सप्लाई बढ़ या घट सकती है.
मगर प्राइस हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट। ठीक है, या नंबर ऑफ फर्म्स अगर बढ़े या घटे तो हमारी सप्लाई बढ़ या घट जाएगी, जहाँ पे प्राइस क्या रहना है, कांस्टेंट। मामला क्लियर हो गया। अब हम इसको नोट कर लो, ये जो कंटेंट मैंने लिखा है यहाँ से, ड्यू टू फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट मीन्स पी एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसमें किस वजह से इंक्रीज होगा, ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, इनमें से किन फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज इन सप्लाई होगी और किन की वजह से डिक्रीज इन सप्लाई होगी, अब हम ये नोट करेंगे। यानी कि किन की वजह से राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी और किन की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी, वो हम नोट करेंगे। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, शिफ्ट इन सप्लाई के आखिरी लेवल पे हम आ गए हैं। अभी हमने बातचीत की थी कि सप्लाई में शिफ्टिंग किसकी वजह से होती है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट रहता है, बाकी फैक्टर्स में आने वाले चेंज की वजह से सप्लाई कर्व या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। अब जो अदर फैक्टर्स थे वो क्या थे, वो हमने अभी नोट किए थे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गोल ऑफ द फर्म, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस एंड नंबर ऑफ फर्म्स, ये हमने देखे थे। अब किन की वजह से वो इंक्रीज होगी सप्लाई और किसकी वजह से वो डिक्रीज होगी, तो मैंने यहाँ एक बना दिया इंक्रीज इन सप्लाई और इधर एक बना दिया डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या होगा, आपका सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट किधर होगा, आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट किधर होगा, राइटवर्ड होगा। और अगर आपकी सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी तो आपका सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब किस फैक्टर का क्या आपके सप्लाई कर्व पे असर पड़ना है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो सप्लाई आपकी क्या हो जानी है, इंक्रीज हो जानी है, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगर आपके इंक्रीज होने हैं तो आपकी सप्लाई क्या हो जानी है, डिक्रीज हो जानी है। निगेटिव रिलेशन है। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट अगर आपकी डिक्रीज होगी तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो अगर इंक्रीज होगी तो आप सप्लाई क्या करेंगे, घटा देंगे, शिफ्ट लेफ्टवर्ड हो जाएगी। ये भी नेगेटिव रिलेशन है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आप अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, शिफ्ट राइटवर्ड होगी। और अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो आपकी सप्लाई घट जाएगी, शिफ्ट लेफ्टवर्ड हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपके फेवरेबल हैं, यानी कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी हो या सब्सिडी की पॉलिसी हो, वो आपके बिजनेस के फेवरेबल है, टैक्स रेट्स बहुत हाई नहीं हैं, ठीक है, तो अगर फेवरेबल है गवर्नमेंट की पॉलिसी तो आप सप्लाई क्या करोगे, बढ़ा दोगे। और आपका जो प्रोडक्ट है उस पर टैक्स रेट बहुत हाई है तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अनफेवरेबल होने की वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। गोल ऑफ द फर्म अगर सेल मैक्सिमाइजेशन है तो भैया सेल ज़्यादा से ज़्यादा होगी तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होगी। तो अगर आपका गोल जो है वो सेल मैक्सिमाइजेशन है तो आपकी सप्लाई क्या हो जानी है, इंक्रीज हो जानी है। और अगर आपका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो आप कम यूनिट बनाओगे, महंगे दाम पर बेचोगे, ठीक है, तो आप अपनी सप्लाई क्या कर लोगे, घटा लोगे। ठीक है, सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल इस तरह के में आप FMCG सेक्टर में देखिए, एक पार्ले जी है और एक वो महंगे वाले बिस्किट हैं जिसमें बिस्किट के अंदर चॉकलेट भर के आती है, क्या नाम होता है उसका, सनफिस्ट बाउंस, ओरियो, हाँ ये सब, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस जो हैं वो आज हमें लगता है कि भविष्य में हमारे सामान की कीमत कम होने वाली है तो आज हम सप्लाई क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, क्योंकि भविष्य में मेरा सामान जब सस्ता होने वाला है तो आज इसी प्राइस पे हम ज़्यादा ज़्यादा बेच लें तो आज हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, शिफ्ट राइटवर्ड हो जाएगी। और अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हमें लगता है कि मेरे जो फ्यूचर में मेरे प्राइजेस और अभी महंगे होंगे तो आज के दिन हम सप्लाई रोक लेंगे, जब महंगा होगा तो ज़्यादा बेचेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है, हाइयर द प्राइस हाइयर द सप्लाई। और नंबर ऑफ फर्म्स अगर इकोनॉमी में ज़्यादा हैं तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ढेर सारे प्रोड्यूसर हैं तो ढेर सारा प्रोडक्ट निकल रहा है। और अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम हैं तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड हो जाएगी। इसमें ज़रूरी चीज़ जो हमको याद रखनी है और वो क्या है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, बस इतनी ही बात है। अब इस पे डायग्राम किसी भी एक फैक्टर को उठाओ, कोई भी एक सिंगल एक फैक्टर, और इस पे तुम डायग्राम बना सकते हो। मैं बहुत छोटे से में जगह है कहीं, इतने में डायग्राम एक मैं बनाता हूँ, देखो बहुत रफ डायग्राम। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस
एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, ये फ्रेम में आ रहा है ना, यस सर आ रहा है। वाई एक्सिस पे आपका पी प्राइस, और पी प्राइस को कांस्टेंट रखना है, यस सर। तो दैट शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा तो ये पैरेलल चला जाएगा। इनिशियल सप्लाई आपकी एस, एस एस मान लो, तो इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड ए क्यू पर। अब तुम इसमें से कोई भी एक फैक्टर उठाओ, जो मन में आए वो कोई भी एक फैक्टर इसमें से बोल दो। जीपी उठा लेते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर फेवरेबल होंगी तो कांस्टेंट प्राइस पी पे आप ज़्यादा सप्लाई करेंगे, आपकी सप्लाई क्या हो जानी है, बढ़ जानी है। प्राइस पी है और आपकी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। एसएस से वो कहाँ चली गई, S1 S1, ए से वो कहाँ चली गई, बी। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मगर तुम्हें दिख जाएगा, जूम कर लेना, Q1 पे चली गई। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज अनफेवरेबल हो गई, सप्लाई क्या हो जाएगी तुम्हारी, लेफ्टवर्ड चली जाएगी। एसएस से कहाँ चली जाएगी, S2 पे चली जाएगी। ए से कहाँ चली जाएगी, सी पे चली जाएगी। ठीक है, शिफ्ट लेफ्टवर्ड हो गया और आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, Q2 हो जाएगी। क्लियर। अब ये जो कर्व पूरा बना है, पूरा डायग्राम बना है, ये किस चीज़ के लिए बना है, बस इसको आपको बता देना होगा कि ये आपने, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। ठीक है, कि व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट बट ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक, सप्लाई कर्व ईदर शिफ्ट राइटवर्ड और शिफ्ट लेफ्टवर्ड। Supply curve shift rightward when government policies are favorable for producer, and it shift from SS to S1 S1, and the quantity supplied increases from Q to Q1. ठीक है, but when the government policies goes unfavorable for the producer will decrease its supply and supply curve shift leftward, and supply curve shift from SS to S2 S2, and the new quantity supplied will decrease from A to C, and new quantity supplied will from Q to Q2, Q से Q2, Q2 ये मतलब ये मत लिख देना है, ये इसको लिखोगे Q2 Q2, ठीक है, या Q2 Q1, बस इतनी ही अंग्रेजी लिख देनी है। ठीक है, इतनी लिख दोगे, इस चीज़ को पैराग्राफ में आपको नंबर मिल जाएगा। अब ये डायग्राम हमने किस चीज़ का बनाया है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए बनाया है। ऐसे ही किसी का भी डायग्राम तुम बना लोगे, जितने भी आपके दिए हुए हैं फैक्टर्स, उसमें से किसी भी फैक्टर का उठा के बना सकते हो। ये क्वाइट सिंपल है। ठीक है, तो ये जो आपका शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग वाला केस है, ये बेसिकली आज हमारा जो थर्ड वीडियो बन रहा है थ्योरी ऑफ सप्लाई पे, तो ये यहाँ पे होता है ख़त्म। ठीक है, और अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो किस पे होगा, अब हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो अब बनने वाला होगा, ठीक है, जो हम कल पढ़ेंगे, वो हम बातचीत किस पे करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। ठीक है, इसको नोट करो और उसके बाद हम बात खत्म करेंगे।